दुनिया यूक्रेन और गजा की जंग पर नजर गड़ाए बैठी है, मगर सूडान और म्यांमार जैसे देशों की कहानी पर्दे के पीछे रह जाती है। इन दोनों देशों में भी जंग चल रही है, उतनी ही निर्मम, उतनी ही बर्बर। म्यांमार में 4 बरस हो गए और सूडान में जंग की दूसरी सालगिरह अप्रैल 2025 में आएगी। आज के शो में हम सूडान में चल रही इसी जंग की बात करेंगे। सूडान की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अर्जी डाली है। उसका आरोप है कि यूएई सूडान के गृह युद्ध में सरकार के मुकाबिल खड़ा पक्ष रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आरएसएफ का साथ दे रहा है। उसे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद पहुंचा रहा है। यूएई भी सूडानी लोगों के नरसंहार में शामिल है, ऐसा सूडान सरकार का आरोप है। यूएई ने सूडान के आरोपों को सख्ती से खारिज किया है, इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है और कहा है कि सूडानी सरकार अपनी क्रूरता पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये जो आरोप दुनिया की नज़र में नहीं आ रहे, उनकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सूडान अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बसा है। इसका पूर्वी किनारा रेड सी यानी कि लाल सागर से मिलता है। रेड सी को पार करते ही एशियाई महाद्वीप शुरू हो जाता है। सूडान की जमीनी सीमा 7 देशों से मिलती है: इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। अधिकतर देशों में अराजकता और अस्थिरता है। इसका असर सूडान को भी झेलना पड़ता है। सूडान की राजधानी है खार्तूम। आबादी लगभग 5 करोड़ है। 90% से ज्यादा लोग इस्लाम मानते हैं। लगभग 6% लोग ईसाई हैं, बाकी में दूसरे धर्म आते हैं। नई दिल्ली से खार्तूम की दूरी लगभग 4800 किलोमीटर है। सूडान में अप्रैल 2023 से गृह युद्ध चल रहा है। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। ये सूडान की 1/3 आबादी है। 30 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे वक्त में ताकतवर देशों से मदद की अपेक्षा होती है, लेकिन इसकी जगह सूडान को मिल क्या रहा है? 1 फरवरी से अमेरिकी सरकार ने मानवीय मदद पहुंचाने वाली एजेंसी USAID को बंद करना शुरू किया। इस फैसले के चलते सूडान के 1100 से ज्यादा सामुदायिक रसोई घर बंद हो गए। करीबन 20 लाख लोग प्रभावित हैं। सूडान तक पहुंचने वाली विदेशी मदद का 46% हिस्सा अमेरिका से आता था। यूएन की एक रिपोर्ट का कहना है कि 2025 में सूडान के पास जरूरी मानवीय सहायता राशि की महज 6% रकम बची है। लेकिन ये हालात बने कैसे? जंग हो किसके बीच रही है? एक पक्ष है RSF और दूसरा सूडानी सरकार। दोनों पक्षों पर ही अत्याचार के आरोप लगे हैं। ये सभी आरोप यूनाइटेड नेशंस और अलग अलग मानवाधिकार समूहों ने लगाए हैं। इस टकराव के केंद्र में 2 जनरल हैं। पहले हैं अब्देल फतह अल बुरहान, जो सूडान आर्मी के मुखिया हैं। दूसरे हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जो पैरामिलिट्री गुट RSF को लीड कर रहे हैं। RSF क्या है? इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। उससे पहले ये लड़ाके जंजीवाद फोर्स का हिस्सा थे। इन्हें स्थानीय कबीलों से लिया गया था। पहले ये सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के वफादार हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उन्होंने पाला बदल लिया। फिलहाल दगालो ही इसके सर्वेसर्वा हैं। इसने यमन और लीबिया के संघर्षों में भी दखल दिया है। एक समय था जब बुरहान और दगालो दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर देश में तख्ता पलट भी किया, लेकिन अब दबदबे की ऐसी लड़ाई शुरू हुई है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। कैसे शुरू हुआ बवाल? 2019 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर थे। उनकी खराब नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बुरहान और दगालो ने मिलकर बशीर का तख्ता पलट कर दिया। केयरटेकर सरकार बनी। इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों धड़े के लोग थे। बुरहान और दगालो भी इस सरकार का हिस्सा थे। उनका काम था लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता साफ करना और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपना। लेकिन 2021 में बुरहान ने सिविलियन प्रतिनिधियों को केयरटेकर सरकार से बाहर निकाल दिया, खुद सर्वेसर्वा बन गए। दगालो को नई सरकार में भी पावरफुल पोजीशन मिली, पर दगालो के पास RSF थी। इसमें 1 लाख के करीब सैनिक थे। इससे बुरहान को डर रहता कि दगालो कभी भी मेरा तख्ता पलट कर सकता है। इसी तरह दगालो के मन में चल रहा था कि मैं हमेशा पिट्ठू बनकर नहीं रह सकता। इसी बीच बुरहान ने RSF को आर्मी के नियंत्रण में लाने का प्लान बनाया। दगालो ने इसका विरोध किया। जब बात नहीं बनी तो अप्रैल 2023 में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब वापस हालिया मुद्दे पर आते हैं।
सूडान ने 4 मार्च को ये कंप्लेन आईसीजे में दर्ज कराई। आईसीजे आप जानते हैं यूएन की उच्च अदालत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन और देशों के बीच विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। सूडान ने कोर्ट से यूएई पर विद्रोही गुटों को समर्थन देने से रोक लगाने की अपील की है। उसका कहना है कि आरएसएफ नरसंहार, मर्डर, चोरी और रेप के लिए जिम्मेदार है। इन सब में उसे यूएई का साथ मिल रहा है। सूडान का कहना है कि यह जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन है। इस केस में कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है क्योंकि सूडान और यूएई दोनों ने ही जेनोसाइड कन्वेंशन पर साइन किया है। लेकिन ये जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1948 में से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। तब यूएन को वजूद में आए महज 3 साल हुए थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। हिटलर के राज में लाखों यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। ये सब किसी के जहन से उतरा नहीं था। ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी, नेवर अगेन, यानी दोबारा नहीं। यूएन बना, ये मानवीय अधिकारों पर उसकी पहली संधि थी। 153 देशों ने इसे साइन कर रखा है। क्विक फैक्ट, अमेरिका ने इसे 40 साल बाद 1988 में साइन किया। इस संधि में जेनोसाइड यानी नरसंहार को पहली बार परिभाषित किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक करार दिया गया। इसे रोकने या इसके लिए सजा देने के प्रावधान बनाए गए। सभी मुल्कों को ये जिम्मा मिला कि वो इसके खिलाफ कानून बनाएं। इस कन्वेंशन के तहत किसी राष्ट्रीय, जातीय, कुल संबंधी या धर्म संबंधी समूह का सफाया करने की कोशिश जेनोसाइड है। इसके लिए कुल 5 तरीकों की बात की गई है। पहला, लोगों को मारना। दूसरा, मानसिक या शारीरिक तौर पर गंभीर नुकसान पहुंचाना। तीसरा, रिहायशी इलाकों में जानबूझकर ऐसे हालात बनाना जिससे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचे। चौथा, किसी भी तरीके से बच्चों को पैदा होने से रोकना। पांचवा, बच्चों का जबरन विस्थापन। जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 3 के तहत नरसंहार या इसके लिए साजिश रचना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसके लिए उकसाना और किसी भी तरह उसमें शामिल होने की हालत में सजा मिलती है। इतनी डिटेल बता दी, अब उदाहरण भी दे देते हैं। दिसंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। तब आईसीजे ने इजराइल को गजा में हमले रोकने का आदेश दिया था। हालांकि इसकी अहमियत को लेकर सवाल उठते हैं। इसकी मौजूदगी में ही कंबोडिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, रवांडा और सीरिया जैसे देशों में इसका उल्लंघन हुआ है। लेकिन इस कन्वेंशन की वजह से नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी तो है ही। सूडान की सरकार कह रही है कि इन्हीं जिम्मेदारियों की यूएई ने धज्जियां उड़ाई हैं। आरोपों में कितना दम है समझ लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सूडान की जंग को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक मौके की तरह देखते हैं। सऊदी अरब पर आरोप है कि वो सूडानी सेना की मदद कर रहा है और यूएई आरएसएफ की। जनवरी 2024 में यूएन की एक रिपोर्ट ने यूएई पर लगे आरोपों को सही ठहराया था। ये कहानी सिर्फ यूएई और सऊदी अरब तक सीमित नहीं है, और भी कई देश इसमें शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है ईरान ने सूडानी सेना को ड्रोन्स पहुंचाए हैं। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस और इजिप्ट भी सेना के साथ हैं। यमन के हूती समूह ने ईरान की मदद से लाल सागर से होते हुए जहाज से हथियार पहुंचाए हैं। कतर ने 6 चीनी वॉरप्लेन्स भेजे हैं। हालांकि कतर और हूती इससे इनकार करते हैं। रूस दोनों तरफ से खेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के वैगनर ग्रुप ने पहले आरएसएफ तक मिसाइलें सप्लाई की, जबकि हाल के वक्त में रूस ज्यादातर सूडानी सेना की ओर मुड़ गया है। सैन्य मदद दे रहा है ताकि बदले में लाल सागर के किनारे पर हक मिल सके। सूडान की लोकेशन व्यापार की नजर से स्ट्रेटेजिक है। लाल सागर से इसकी सीमा लगती है। दुनिया भर का 60% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहीं से गुजरता है, इसलिए यहाँ के पोर्ट्स अहम हैं। यूएई की लाल सागर के किनारे वाले इलाकों में बंदरगाह बनाने की योजना है। कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ उसके समझौते हैं। यूएई पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सूडान में अपने आर्थिक फायदे देख रहा है। वो सूडान के गोल्ड का अहम इंपोर्टर है। सूडान में गोल्ड रिजर्व्स की बहुत आयत है। कुछ खदानें आरएसएफ के कंट्रोल में हैं, कुछ सूडानी आर्मी के। इन खदानों पर कब्जा जमा लेने से जंग की फंडिंग आसान हो जाती है। वजह स्मगलिंग। दूसरा, यूएई की ज्यादातर जमीन पर वो अनाज नहीं उगा सकता, इसलिए अपनी 90% खाद्य सामग्री इंपोर्ट करता है। खाड़ी के देश 1970 के दशक से ही फूड सिक्योरिटी के लिए सूडान में निवेश करते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यूएई इस निवेश को भविष्य के लिए सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो आरएसएफ की मदद कर रहा है। हमने इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से बात की। उनसे पूछा, यूएई के ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है? अगर ये सच है तो यूएई का ऐसा करने के पीछे क्या मकसद हो सकते हैं?
देखिए, आरएसएफ के साथ यूएई का एक कनेक्शन बहुत दिनों से एक्यूजेशन है, बट इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। यूएन ने बोला है और यूएस रिपोर्ट में भी आया है कि देयर आर सम, दे बिलीव दैट देयर इज अ कनेक्शन। तो अभी जो हुआ है, इसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, आरएसएफ ने एक पैरेलल चार्टर निकाला है और उन्होंने एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के उन्होंने बोला है कि अभी ये कंट्री का मतलब डिफैक्टो दो हिस्सा होंगे। एक हिस्सा एसएफ कंट्रोल करेगा, एक हिस्सा आरएसएफ कंट्रोल करेगा। और पिछले कुछ दिनों से पहले, ऑल द वे ये जो सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, जो है 2 साल से चल रहा है, पिछले कुछ वीक से एसएफ काफी भारी पड़ रहा है आरएसएफ के ऊपर। तो एसएफ कोशिश कर रहा है कि आरएसएफ को जिस तरीके से भी हो उसको कॉर्नर किया जाए। और अकॉर्डिंग टू एसएफ सबसे बड़ा सपोर्टर जो आरएसएफ का है वो है यूएई। तो इसलिए वो उस कोर्ट में गए हैं, आईसीजे में गए हैं। आईसीजे में इन्होंने ये बोला है कि देखिए, आरएसएफ ये सब कर रहा है, इन्होंने जेनोसाइड कर रहा है, जेनोसाइड एक्ट को उन्होंने दिया है एग्जाम्पल, क्या ये जेनोसाइड कर रहा है, वायलेट कर रहा है, रेप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट इज इट रिलेटेड टू यूएई? इसका कोई प्रूफ अरे से सूडान गवर्नमेंट नहीं दे पाया है। ये साफ नहीं है कि आईसीजे यूएई पर किस तरह का रोक लगाएगी, लेकिन अगर वो रोक लगाती भी है तो उसको लागू करने की ताकत उसके पास है नहीं, उसकी खुद की कोई फोर्स नहीं है। आईसीजे ने रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस के खिलाफ भी आदेश दिए, इजराइल के खिलाफ भी ऑर्डर दिए, लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। हमने समीर से पूछा, आईसीजे में कंप्लेंट पहुंचने से क्या कुछ खासा फर्क पड़ेगा या ये महज आई गई बात भर है? नहीं, बिल्कुल आप एकदम ही सही हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर एकदम प्रूफ था, आपने एग्जांपल्स जो दिया इजराइल वाला, उधर भी कुछ जब कर नहीं पाए, इधर तो एक्चुअली में कोई प्रूफ ही नहीं है। एक सीधा सीधा सूडान गवर्नमेंट जो एसएफ कंट्रोल्ड है, सुडानीज आर्म्ड फोर्स बुरहान के, इन लोगों ने केस दिया है, आईसीजे ने केस लिया है, बस इतने पे ही सीमित रहेगा। आईसीजे कैन नॉट इवन गिव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट यूएई, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ना तो सूडान ने कोई प्रूफ दिया है, ना तो किसी के पास कोई प्रूफ है। जब प्रूफ ही नहीं है तो कोई वर्डिक्ट कैसे आएगा? और कोई वर्डिक्ट आने के बाद भी, जो बहुत ही इफ एंड बट्स के बाद है, अगर वर्डिक्ट आता है तो भी क्या रिजल्ट होता है आईसीजे का वर्डिक्ट का, वो आपको पता है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। इस जस्ट आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स प्रोबेबली अ टैक्टिक टू डाइवर्ट अटेंशन। सूडान गवर्नमेंट का कुछ एक अटेंशन डाइवर्टिंग टेक्निक है, टैक्टिक है। हाँ, आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसका सूडान की जंग में कितना स्टेक है? कौन किस हद तक इसमें दखल अंदाजी कर रहा है? देखिए, सूडान एक बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, इस पे ना बहुत सारे कंट्रीज के इंटरेस्ट है, एक कंट्री नहीं है। सूडान अपने आप में 7 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जब साउथ सूडान अलग नहीं हुआ था, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री था, अनडिवाइडेड जब था सूडान। तो अभी जो है, देखिए, सूडान का सबसे बड़ा स्टेक जो है सूडान में, वो है इजिप्ट का। इजिप्ट इसके नेबर है और इजिप्ट को सूडान चाहिए, क्योंकि जो नाइल रिवर है वो सूडान होके आता है। तो सूडान की स्टेबिलिटी इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुरहान है, जो एसएफ का लीडर है, बुरहान वाज ट्रेन्ड इन इजिप्ट। तो इजिप्ट तो उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सुदानीज आर्मी के जो सुदानीज आरएसएफ के जो हेड है हेमेती, इन्होंने क्या किया था, ये जो हुती रेबेल के खिलाफ जो यमन में लड़ाई चला था, सऊदी और यूएई ने टुगेदर एक लड़ाई चलाया था यमन में, उसमें उनको हथियार, उनको जो आर्मी सप्लाई दिया गया था, मैन पावर सप्लाई जो हुआ था, वो आरएसएफ से ही हुआ था। तो यूएई का उन दिनों से ही यूएई के साथ बहुत अच्छा एक आरएसएफ का रिलेशन बना हुआ है। और देयर आर सोर्सेस जो बोलते हैं कि यूएई आरएसएफ काफी सारे गोल्ड माइन कंट्रोल करते हैं। तो यूएई का बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं, कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है कि यूएई आरएसएफ के थ्रू गोल्ड स्मगल कर रहे हैं और वही गोल्ड वो रशिया में भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, रशिया, यूएई और आरएसएफ, तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसका कोई प्रूफ अभी तक। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी।
पहली सुर्खी यूरोप से है। 6 मार्च को यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के कुल 27 देशों ने एक इमरजेंसी समिट बुलाई बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में। समिट में शामिल होने वाले कुछ खास नामों में शामिल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। 3 बड़े फैसले हुए। पहला, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस की न्यूक्लियर पावर को पूरे ईयू के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव पर लीडर्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ देश जैसे पोलैंड और बाल्टिक देशों ने मैक्रों के प्रस्ताव का स्वागत किया, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज ने प्रस्ताव पर चिंता जताई। दूसरा, ईयू लीडर्स ने फैसला लिया है कि वो अब अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे, अपने खुद की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। इसके लिए $860 बिलियन यानी करीब 7,48,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। समिट में हुआ तीसरा बड़ा फैसला, करीबन 20 देशों ने कोएलिशन ऑफ द विलिंग से जुड़ने की चाहत दिखाई। कोएलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों का गठबंधन। इस ग्रुप का ऐलान इसी हफ्ते यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया था। इसमें जो देश यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, तुर्की और लक्समबर्ग ने यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने पर हामी भरी है। इस पूरे मामले पर रूस की प्रतिक्रिया भी आनी थी, सो आई। विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने कहा कि यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन की मौजूदगी को वो नेटो की मौजूदगी ही समझेंगे। यूक्रेन की जमीन पर ईयू की मौजूदगी को हम नेटो की मौजूदगी की तरह ही देखेंगे। चाहे इन ऑपरेशंस को किसी का भी नाम देकर कवर किया जाए, चाहे उनके हाथ में ईयू के झंडे हों, उन देशों के झंडे हों जो यूक्रेन में टुकड़ियां भेज रहे हैं, या उनके बदन पर किसी की भी वर्दी हो, उनको हम नेटो देश के सैनिक ही मानेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्टेड सामानों पर हाल ही में लगाए गए टैरिफ को 48 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया है। ट्रंप ने इन टैरिफ्स को करीबन 1 महीने यानी 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। फैसले के बाद मैक्सिको और कनाडा को USMCA समझौते के तहत आने वाली किसी भी चीज पर टैरिफ नहीं देना होगा। USMCA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक ट्रेड अग्रीमेंट है जो 2020 में लाया गया था। इसका मकसद तीनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाना और टैक्स टैरिफ को कम करना है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने लगाए टैरिफ से पीछे हटे हैं। आज से 2 दिन पहले यानी 5 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि वो 25% टैरिफ से टेम्पररी तौर पर कार निर्माताओं को छूट देंगे, जो उसके 1 दिन पहले ही लागू किए गए थे। आखिरी सुर्खी थाईलैंड से। एशिया महाद्वीप में बसा छोटा सा देश जो भारत के दक्षिण पूर्व में है, यहाँ 50 साल बाद स्कूल जाने वाले बच्चों को उनके बालों की लंबाई और स्टाइल चुनने की इजाजत दी गई है। यह फैसला थाईलैंड की सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने 5 मार्च को दिया है। दरअसल 2020 में 23 स्कूल स्टूडेंट्स ने कोर्ट में बालों की स्टाइल को लेकर नियम के खिलाफ याचिका डाली थी। इस याचिका के जवाब में कोर्ट ने यह फैसला लिया है। कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा है कि स्कूल के हेयर स्टाइल को लेकर नियम बच्चों के फ्रीडम और सम्मान को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए और बालों की पसंद बच्चों पर छोड़ देनी चाहिए। यह फैसला देश के शिक्षा मंत्रालय के आदेश के खिलाफ दिया गया। इस आदेश में स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेयर स्टाइल तय की गई थी। लड़कों के लिए छोटे और लड़कियों के लिए कान तक की लंबाई वाला बॉब हेयर कट। यह नियम मूल रूप से हुंडा के राज में साल 1975 में बनाए गए थे। तब से देश में यह नियम माना जा रहा है। खैर, 2020 में इस नियम के खिलाफ कई आंदोलन हुए, जिसके बाद देश के शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स को लंबे बाल रखने की इजाजत दी, लेकिन कुछ रोक टोक के साथ। जैसे लड़कों के बाल गर्दन तक नहीं आने चाहिए और लड़कियों को लंबे बालों को बांध के रखना होगा। इसके बाद 2023 में इन रोक टोक को भी हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूलों में 1975 वाला नियम लागू रहा। थाईलैंड में छोटे बालों को अनुशासन से जोड़कर देखा जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों से तो ऐसी खबरें भी आई कि टीचर्स ने सजा देने के लिए बच्चों के बाल तक काट दिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।